बताना है कि हर्यक वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। हर्यक वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो हर्यक वंश का कार्यकाल 544 बीसी से 412 बीसी तक रहा था। 544 बीसी से 412 बीसी तक रहा था। हर्यक वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 544 बीसी से 412 बीसी तक। आगे बताना कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। देखिए कन्फ्यूजन होता है, एक है बिंबिसार दूसरा है बिंदुसार, एक है बिंबिसार दूसरा है बिंदुसार। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक है, यानी हर्यक वंश का प्रथम राजा है। लेकिन बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। तो इस दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो बिंबिसार हो जाएगा। आगे बताना है कि बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था, तो बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था, 544 बीसी में बैठा था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 बीसी में बैठा था। आगे बताना है कि बिंबिसार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो बिंबिसार ने अपना राजधानी राजगिरी या फिर गिरिब्रज बनवाया था। बिंबिसार ने अपना राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज बनवाया था। राजगिरी को हम लोग गिरिब्रज कहते हैं। आगे बताना है कि बिंबिसार कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया था, तो बिंबिसार ने टोटल 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। बिंबिसार ने टोटल कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया था, तो 52 वर्षों तक शासन किया था। लेकिन बिंबिसार का जब ये बेटा आएगा, इसका बेटा का नाम क्या है, तो बिंबिसार के बेटा का नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो शासन करेगा वो कितने वर्षों तक करेगा, अजातशत्रु टोटल 32 वर्षों तक शासन करेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बिंबिसार की बात कर रहे हैं, तो बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया था, तो 52 वर्षों तक शासन किया था बिंबिसार ने, और इसका पुत्र अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया था। आगे बताना है कि बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे, बिंबिसार जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे बताना है कि बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था, तो बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था, महाकौशला था। बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम था महाकौशला, और दूसरी पत्नी का नाम क्या था, दूसरी पत्नी थी इसकी चेलना, और चेलना से इसका पुत्र प्राप्त हुआ था अजातशत्रु। और चेलना के कहने पर ही बिंबिसार ने जैन धर्म को अपना लिया था। पहले तो बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन चेलना के कहने पर चेलना से प्रभावित होकर के इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, और चेलना से एक पुत्र प्राप्त हुआ था इसका अजातशत्रु। और तीसरी पत्नी कौन थी, तीसरी पत्नी थी बिंबिसार की तीसरी पत्नी थी क्षेमा थे। और चौथी पत्नी कौन थी, तो बिंबिसार की चौथी पत्नी थी आम्रपाली थी। आगे बताना है कि बिंबिसार अपनी किस पत्नी से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपना लिया था, तो बिंबिसार ने अपनी दूसरी पत्नी चेलना से प्रभावित होकर के जैन धर्म अपना लिया था, और चेलना से ही इसका पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था अजातशत्रु। और बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना कौन, अजातशत्रु। और बिंबिसार की हत्या किसने किया था, तो इसी का पुत्र अजातशत्रु ने ही किया था। आगे बताना है कि बिंबिसार के पिता का नाम क्या था, तो बिंबिसार के पिता का नाम क्या था, तो भदिया। बिंबिसार के पिता का नाम था भदिया। आगे बताना है कि पुराणों में बिंबिसार को क्या कहा जाता है, पुराणों में बिंबिसार को श्रेनिक कहा जाता है। श्रेनिक पुराणों में बिंबिसार को क्या कहते हैं, श्रेनिक कहते हैं। आगे बताना है कि बिंबिसार की हत्या कब और किसने किया था। बिंबिसार की हत्या कब हुआ था, 492 ईस्वी में हुआ था। बिंबिसार का हत्या 492 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था हत्या, तो बिंबिसार का हत्या इसी का पुत्र ने किया था। इसका पुत्र कौन था, अजातशत्रु था। बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु था। तो बिंबिसार की हत्या किसने किया था, तो बिंबिसार का ही पुत्र अजातशत्रु ने किया था। कब किया था, 492 ईस्वी में किया था। आगे बताना कि अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है, तो शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। आगे बताना कुनिक किसे कहा जाता है, कुनिक किसे कहते हैं, कुनिक अजातशत्रु को ही कहा जाता है। कुनिक अजातशत्रु को ही कहा जाता है। आगे बताना है कि अपने पिता की हत्या करने के कारण बताना है कि अपने पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को क्या कहा जाता है, तो अपने पिता की अजातशत्रु का पिता कौन था, बिंबिसार था। तो अजातशत्रु के को अपने पिता की हत्या करने के कारण इसे क्या कहा जाने लगा, तो पितृहंता कहा जाने लगा। और हर्यक वंश को ही क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर एक शासक ने अपने पिता का हत्या किया था, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्योंकि बिंबिसार जो था, बिंबिसार का हत्या किसने किया, तो उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया। और अजातशत्रु का भी हत्या किसने किया, उसका पुत्र उदय ने किया। तो ये इस तरह से चलते आ रहा था, इस कारण से इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आगे बताना है अजातशत्रु की हत्या किसने किया था, तो अजातशत्रु की हत्या किसने किया था, तो इसी का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने किया था, उदयन ने। आगे बताना है कि अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया था, तो अजातशत्रु ने मगध पर शासन टोटल 32 वर्षों तक किया था। लेकिन इसके जो पिताजी थे, अजातशत्रु के जो पिताजी थे वो कौन थे,
बिंबिसार। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया था? तो बिंबिसार ने टोटल 52 वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया था। और अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक किया? 32 वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया है। और आगे बताना है कि अजातशत्रु किस धर्म को अपनाया था? तो अजातशत्रु ने पहले तो जैन धर्म अपनाया था, लेकिन फिर बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन इसके जो पिता थे, अजातशत्रु ने क्या किया? पहले जैन धर्म अपनाया, फिर बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन इसके जो पिता हुआ करते थे बिंबिसार, बिंबिसार ने क्या किया था? तो बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म अपनाए थे, लेकिन बाद में अपनी दूसरी पत्नी चेलना से प्रभावित होकर के कौन सा धर्म अपना लिया? तो जैन धर्म अपना लिया था। अभी चेलना कौन थे? अजातशत्रु के माता थे, अजातशत्रु की माता थे और बिंबिसार के पत्नी थी। आगे बताना है, उदयन कब अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था? तो उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कब किया था? 460 BC में किया था। और 460 BC में मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो उदयन बैठा। किसको मार करके? तो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके। आगे बताना है कि उदयन किस धर्म का अनुयायी था? उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो उदयन जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयन किस धर्म के अनुयायी थे? तो उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। आगे बताना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? आगे बताना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने किया था। अच्छा, पाटलिपुत्र का स्थापना तो उदयन ने किया, लेकिन इसका नाम बदल करके पटना किसने रखा था? तो पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना उदयन का पुत्र नागदशक ने रखा था। नागदशक ने रखा था। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? तो उदयन ने किया, लेकिन पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना किसने रखा था? तो पटना रखा था उसका पुत्र नागदशक ने रखा था, उदयन का पुत्र नागदशक। आगे बताना कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक था। आगे बताना है, मगध के सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ ही थे। और बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम था? तो बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध नाम था। बृहद्रथ के पुत्र का नाम क्या था? तो जरासंध था। आगे बताना कि नागदशक की हत्या किसने किया था? तो नागदशक की हत्या किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। नागदशक की हत्या किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने हत्या किया था। कब किया था? 412 BC में किया था। 412 BC में किया था। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने 412 BC में किया था। और 412 BC के बाद शिशुनाग ने किस और कौन से वंश की स्थापना किया? शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया। पहले कौन सा शासन चलता था मगध की गद्दी पर? पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था? नागदशक। और नागदशक का हत्या किसने किया? शिशुनाग ने। और किस वंश की स्थापना किया? तो शिशुनाग वंश की स्थापना किया। कब किया? तो 412 BC में। आगे बताना है कि शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था? तो शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग ने ही किया था। कब किया था? 412 BC में। आगे बताना है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ पर स्थानांतरित किया? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली रखा था। लेकिन जैसे शिशुनाग का पुत्र आएगा, कौन आएगा? कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र आएगा कालाशोक। वो क्या करेगा? वो पुनः पहले कहाँ था? पाटलिपुत्र था राजधानी, लेकिन उसके बाद वैशाली किसने लाया? शिशुनाग ने लाया। और शिशुनाग का पुत्र जैसे ही आएगा कालाशोक, वो क्या करेगा? वो पुनः वैशाली से राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाएगा। तो आगे बताना है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक हुआ था। आगे बताना है, कालाशोक ने पुनः अपना राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो कालाशोक ने कहाँ पे लाया था? तो पुनः अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। पहले कहाँ था? पहले था पाटलिपुत्र था राजधानी। उसके बाद शिशुनाग ने कहाँ पर लाया? हम लोग नंद वंश को देखते हैं। तो बताना है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। आगे बताना कि नंद वंश से पहले कौन सा वंश चल रहा था मगध की गद्दी पर? तो शिशुनाग वंश चल रहा था। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? खुद शिशुनाग ही थे। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? कहता था नंदीवर्धन था। और नंदीवर्धन की हत्या किसने किया? महापद्म नंद ने। उसके बाद नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापद्म नंद ने किया था। तो आगे बताना है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। और घनानंद की हत्या किसने किया था?
चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसकी सहायता से किया था? चाणक्य की सहायता से किया था। चाणक्य की सहायता से किया था। आगे बताना है कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय मगध पर किस वंश का शासन चल रहा था? तो जिस समय कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध की गद्दी पर नंद वंश का शासन चल रहा था, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। घनानंद थे। उसके बाद घनानंद का हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को साथ किसने दिया था? तो चाणक्य ने दिया था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य नाम था। और चाणक्य कहाँ से आए हुए थे? चाणक्य जो थे वो तक्षशिला से आए हुए थे। आगे बताना है कि 16 महाजनपद की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो 16 महाजनपद की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में पूछा जाएगा? तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। अगर यदि बौद्ध ग्रंथ में पूछा जाएगा कि 16 महाजनपद की चर्चा किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। लेकिन यही अगर पूछा जाएगा कि 16 महाजनपद की चर्चा किस जैन ग्रंथ में किया गया है, पूछा जाएगा कि 16 महाजनपद की चर्चा किस जैन ग्रंथ में पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? तो 16 महाजनपद की चर्चा किस जैन ग्रंथ में किया गया है? तो भगवती सूत्र में किया गया है। भगवती सूत्र में किया गया है। आगे बताना है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थे। अब अंग महाजनपद जो है ये इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो अंग महाजनपद में आता है भागलपुर आता है और मुंगेर आता है। भागलपुर और मुंगेर जो है ये अंग महाजनपद में आता है। और अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो चंपा हुआ करती थी, जो कि अभी चंपानगर के नाम से जाना जाता है। आगे बताना है कि मगध की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी राजगिरी या फिर गिरिब्रज। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी या गिरिब्रज थे। आगे बताना है कि मगध महाजनपद पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? मगध महाजनपद पर कुल कितने वंशों ने शासन किया था? तो कुल कितने वंश ने शासन किया था? टोटल 7 वंश ने शासन किया था। मगध महाजनपद पर टोटल 7 वंशों ने शासन किया था। तो कौन कौन सा था? इसका ट्रिक है हसीन मशुकसा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश, उसके बाद कन्नव वंश, उसके बाद सातवाहन वंश। हसीन मशुकसा। हो से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, उसके बाद 9 से हो जाएगा नंद वंश, उसके बाद मौ से हो जाएगा मौर्य वंश और सू से हो जाएगा शुंग वंश और कौ से हो जाएगा कन्नव वंश और सा से हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश हो जाएगा। अब चलिए बताना है, अब हम लोग पढ़ते हैं सिकंदर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं सिकंदर के बारे में। बताना है कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 बीसी में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मेसोडोनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था जन्म? तो मेसोडोनिया में हुआ था। सिकंदर का जन्म मेसोडोनिया में हुआ था। कब हुआ था? 356 बीसी में। आगे बताना है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो फिलिप द्वितीय था। फिलिप द्वितीय। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। आगे बताना है कि सिकंदर के माता का नाम क्या था? सिकंदर की माता का नाम था ओलंपिया। सिकंदर के माता का नाम क्या था? ओलंपिया था। आगे बताना है कि सिकंदर के पत्नी का नाम क्या था? सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? तो सिकंदर की पत्नी का नाम था रक्षोना या फिर रेक्सेना। आगे बताना है कि सिकंदर का मूल नाम क्या था? सिकंदर का मूल नाम क्या था? सिकंदर का मूल नाम था एलेक्जेंडर मेसोडोनियन। सिकंदर का मूल नाम क्या था? एलेक्जेंडर मेसोडोनियन था। आगे बताना है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। और पूछा जाएगा कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। देखिए, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात था। सुकरात। आगे बताना है कि पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध कब हुआ था? तो पंजाब के राजा सिकंदर और पंजाब के राजा और बताना है पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था पूछा जाएगा? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था, यानी झेलम नदी के किनारे हुआ था। कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। आगे बताना है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो हार्डे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं? तो हार्डे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको हम लोग झेलम
युद्ध के नाम से जाना जाता है। और झेलम को हम लोग झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितास्ता है। तो वितास्ता का भी युद्ध इसको कहा जाता है। हाइडे स्पीच का युद्ध, झेलम का युद्ध या वितास्ता का युद्ध, कुछ भी कह सकते हैं। आगे बताना है, सिकंदर जिस समय भारत पर आक्रमण किया था उसमें मगध की गद्दी पर किसका शासन था? तो जिस समय सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद का शासन चल रहा था। आगे बताना है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। आगे बताना है कि सिकंदर किस मार्ग से भारत से वापस लौटे थे? तो स्थल मार्ग से वापस लौटे थे। कब लौटे थे? तो 325 बीसी में लौटे थे। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 बीसी में भारत से लौटे थे। आगे बताना है कि सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था? तो सिकंदर का मृत्यु हुआ था 323 बीसी में। 323 बीसी में मृत्यु हुआ था। सिकंदर का मृत्यु कब हुआ? 323 बीसी में। कहाँ पर हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर का मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में? 33 वर्ष की अवस्था में हुआ था। सिकंदर का मृत्यु 323 बीसी में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किस कारण हुआ था? तो उसको डायरिया हो गया था। डायरिया होने के कारण उसका मृत्यु हो गया था। आगे बताना है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। अगर यदि जल सेनापति पूछा जाएगा कि सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था, तब हो जाएगा निर्याकस। जल सेनापति निर्याकस। ऐसे सिर्फ सेनापति पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना या फिर कार्नेलिया, जिससे किसका शादी हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनका शादी हुआ था, हेलेना या फिर कार्नेलिया का। आगे बताना है कि सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? तो बुकेफ्रान नाम था। सिकंदर के घोड़ा का नाम था बुकेफ्रान। आगे बताना है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर मगध के गद्दी पर नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद का शासनकाल चल रहा था। लेकिन उसकी हत्या किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मौर्य वंश की स्थापना किया था बाद में। आगे बताना है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन थे? तो सिकंदर किसके समय में आया था? नंद वंश के अंतिम शासन घनानंद के शासनकाल में आया था। तो सिकंदर का समकालीन कौन हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अच्छा बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य वंश का स्थापना किया था? तो इसकी सहायता किया था चाणक्य ने। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य कहाँ से आया हुआ था? तो चाणक्य तक्षशिला से आया हुआ था। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 बीसी में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में हुआ था। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 322 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? 322 बीसी में। आगे बताना चित्रगुप्त के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौटिल्य थे, यानी कि चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त एक ही है। और पहले क्या हुआ करते थे? पहले इसके गुरु थे, लेकिन बाद में क्या बन गए? तो बाद में इसके प्रधानमंत्री बन गए। चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। आगे बताना है कि चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या था? चाणक्य ने एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य है। चाणक्य दिया जाएगा या फिर ऑप्शन में विष्णुगुप्त रहेगा या फिर कौटिल्य रहेगा, क्योंकि एक ही है। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य एक ही है।
तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया, इसमें किसकी जानकारी दिया गया है? तो राजनीति से ये जो संबंधित है, ये राजनीति से संबंधित है, राजनीति से ये संबंधित है। आगे बताना है कि देखिए अर्थशास्त्र अभी हम लोग पढ़े हैं, अर्थशास्त्र में 2 क्वेश्चन आएगा, एक तो अर्थशास्त्र विषय आएगा और एक अर्थशास्त्र पुस्तक आएगा। अगर यदि अर्थशास्त्र विषय की बात किया जाएगा तो उसके जनक हो जाएगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो अर्थशास्त्र विषय जो लिखा गया है ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। लेकिन अगर यदि पुस्तक की बात करेंगे, अर्थशास्त्र पुस्तक की बात करेंगे, तब हो जाएगा चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखा गया, चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म की को अपनाया था। अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म अपनाया था और जैन धर्म अपना करके कहाँ चले गए थे? तो सरबन बेलगोला की पहाड़ी पर चले गए थे। और ये सरबन बेलगोला पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में स्थित है। और सरबन बेलगोला की पहाड़ी पर जाकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने भूखे प्यासे अपना प्राण त्याग दिए थे, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति किए थे। किस विधि के द्वारा? संलेखना विधि के द्वारा। क्योंकि जैन धर्म में जो भी जैन धर्म अपनाते हैं वो संलेखना विधि के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो उसमें क्या मोक्ष, कैसे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं? तो संलेखना विधि के द्वारा क्या किया जाता है? तो उसमें भूखे प्यासे रहना पड़ता है, भूखे प्यासे रहना पड़ता है जब तक कि उसका मृत्यु न हो जाए। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म की दीक्षा किससे लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किस लिए लिया था? तो भद्रबाहु से लिया था, भद्रबाहु से लिया था। आगे बताना कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? मूरा था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? तो मूरा। आगे बताना चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 BC में हराया था। 305 BC में हराया था। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। और सिकंदर के जल सेनापति कौन था? वो था निर्याकस। निर्याकस था जल सेनापति। लेकिन ये कौन था? ये मुख्य सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था। कब किया था? 305 BC में। और युद्ध में कौन हारे थे? तो युद्ध में हार गए थे सेल्यूकस निकेटर। जब हार गए थे तब इन्होंने क्या किया? तो उसकी सेल्यूकस निकेटर की एक बेटी थी जिसका नाम था कार्नेलिया या फिर हेलेना। कार्नेलिया या फिर हेलेना एक ही नाम है, दोनों का एक ही आदमी है, नाम अलग अलग है, कार्नेलिया या हेलेना। इसका शादी कर दिया था किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को के किस पुत्री से शादी किया था? किससे शादी किया था? कार्नेलिया या फिर हेलेना, कार्नेलिया या हेलेना से। आगे बताना कि घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने किया था? तो घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने किया था? चाणक्य ने किया था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ये तक्षशिला से आए हुए थे और ये पहले चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे, बाद में क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए थे। आगे बताना है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? मेगास्थनीज जो थे ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। और इंडिका में किसकी चर्चा किया गया है? तो इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा किया गया है इसमें। आगे बताना है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? तो मेगास्थनीज जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और मेगास्थनीज को किसने भेजा था? मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अच्छा, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम था इंडिका। आगे बताना है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त थे। अब ये जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है, मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है, जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस पुस्तक में किसकी जानकारी दिया गया है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक में जानकारी दिया गया है नंद वंश के समाप्ति, नंद वंश की समाप्ति और मौर्य वंश का उदय के बारे में इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से नंद वंश की समाप्ति हुआ था और मौर्य वंश का उदय हुआ था। इसके बारे में जानकारी दिया गया मुद्रा राक्षस पुस्तक में।
जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। आगे बताना है इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज को किसने भेजा था, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका पुस्तक में किसकी जानकारी दिया गया है, तो इसमें नंद वंश का पतन मतलब नंद वंश की समाप्ति और मौर्य वंश के उदय के बारे में इसकी जानकारी दिया गया है। आगे बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध का वर्णन किया गया है किसने किया था, तो एगियानस ने किया था, एगियानस। आगे बताना है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 258 BC में। 258 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु हुआ था। कैसे मृत्यु हुआ था, तो संलेखना विधि के द्वारा उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति किया था, क्योंकि जैन धर्म अपनाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाए थे। किससे शिक्षा लिए थे, भद्रबाहु से शिक्षा लिए थे, भद्रबाहु से शिक्षा लिए थे। और अंतिम दिनों में उन्होंने क्या किया, जैन धर्म अपना लिए थे। जैन धर्म अपनाने के कारण उन्होंने आप लोगों को पता होगा जैन धर्म अपनाने के बाद संलेखना विधि अपनाना पड़ता है। तो जिस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि को अपनाया और शरबन बेलगोला पहाड़ी चले गए, जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक में शरबन बेलगोला पहाड़ी पर जाकर के उन्होंने भूखे प्यासे अपना प्राण त्याग दिया था और मोक्ष की प्राप्ति किए थे। कब किए थे, 258 BC में। आगे बताना है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं, चाणक्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य है। आगे बताता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था, तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला से कौन आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन, वो चाणक्य। चाणक्य कहाँ से आए थे, तक्षशिला से। आगे बताना है, चलिए बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र जो कि बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार। बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना। और बिंदुसार जो था ये एक अयोग्य शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य योग्य शासक था, लेकिन बिंदुसार जो थे वो अयोग्य शासक था। उसके बाद फिर बिंदुसार का जो बेटा आएगा इसका उत्तराधिकारी अशोक आएगा, और अशोक भी योग्य शासक होगा। तो बिंदुसार को एक उपाधि दिया गया, मतलब कि एक उपाधि दिया गया। इसको बोला गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है, तो योग पिता के अयोग पुत्र। बिंदुसार को क्या कहा जाता है, बिंदुसार को कहा जाता है कि योग पिता के अयोग पुत्र, और योग पुत्र का अयोग पिता इसे कहा गया है। क्योंकि ये बिंदुसार जो थे इसके पिता कौन थे, बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य जो कि एक योग्य शासक थे, लेकिन बिंदुसार एक अयोग्य शासक थे। और उसके बाद उसका जो पुत्र हुआ था अशोक, वो भी योग्य शासक था। तो योग पिता का अयोग पुत्र और योग पुत्र का अयोग पिता किसे कहा गया था, बिंदुसार को कहा गया था। आगे बताना है कि बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था, 258 BC में बैठा था। 258 BC में बैठा था। आगे बताना है बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बताना है कि बिंदुसार की माता कौन थी, बिंदुसार की माता कौन थी, दुर्धरा थे, दुर्धरा। बिंदुसार की माता थी दुर्धरा। आगे बताना है, अच्छा ये जो दुर्धरा थी, दुर्धरा कौन थी, तो दुर्धरा जो थे ये कौन थी, बिंदुसार की माता थी। आगे बताना है बिंदुसार की पत्नी कौन थी, बिंदुसार की पत्नी कौन थी, तो बिंदुसार की पत्नी थी चारुमित्रा और सुभद्रांगी। चारुमित्रा और सुभद्रांगी थी। और ये जो दुर्धरा थी ना, बिंदुसार की माता दुर्धरा, ये घनानंद की पुत्री थी, घनानंद की पुत्री थी। आगे बताना है कि बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था, बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था, तो बिंदुसार का मुख्य रूप से तो 2 पुत्र था। ऐसे वैसे तो इसका बहुत नाजायज औलाद था, लेकिन प्रसिद्ध जो था 2 प्रसिद्ध था, एक था सुसीम और था अशोक। सुसीम था बड़ा बेटा और अशोक था छोटा बेटा। जिसके बाद अशोक जो है कि अपने 99 भाइयों को, नाजायज औलाद था इसका बहुत बिंदुसार का, तो अपने 99 भाइयों को काट करके और मगध का शासक बना था। आगे बताना है अमित्रघात किसका उपनाम है, अमित्रघात किसका उपनाम है, अमित्रघात किसे कहा जाता है, तो अमित्रघात कहा जाता है बिंदुसार को, बिंदुसार को। आगे बताना है अमित्रघात का अर्थ क्या होता है,
तो अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक होता है। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रु विनाशक। आगे बताना है कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। भद्रसार, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। आगे बताना है जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया? तो जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसैन कहा गया है। सिंहसैन कहा गया है। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसैन कहा गया। आगे बताना है बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो थे वो एक आजीवक धर्म के अनुयायी थे, आजीवक धर्म के अनुयायी थे। आगे बताना है कि इतिहास के किस राजा को योग पिता का अयोग पुत्र और योग पुत्र का अयोग पिता किसे कहा गया? ये तो पहले बता दिए, बिंदुसार को कहा गया है। आगे बताना है बिंदुसार के दरबार में कौन से दो विदेशी राजदूत आए थे? कौन कौन आए थे? तो एक डायमेकस आए थे और डायनोसियस आए थे। डायमेकस और डायनोसियस आए थे बिंदुसार के समय में, बिंदुसार के दरबार में। आगे बताना है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। आगे बताना कि अच्छा, तक्षशिला पहले किसको भेजा था? तक्षशिला जो भेजा था पहले तो सुसीम को भेजा था, अपने बड़ा बेटा सुसीम को भेजा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। जब बिंदुसार को लगा कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, तब किसको भेजा गया था? तो तब अपने छोटे पुत्र अशोक को भेजे थे और फाइनली अशोक ने उस विद्रोह को दबा दिया था। और तक्षशिला में टोटल 2 बार विद्रोह हुआ था बिंदुसार के समय में। दोनों बार किसने दबाए थे विद्रोह को? तो दोनों के दोनों बार दबाए थे अशोक ने। आगे बताना है कि तक्षशिला में हुए विद्रोह को रोकने के लिए बिंदुसार ने किसको भेजा था? तो तक्षशिला में हुए विद्रोह को रोकने के लिए सबसे पहले किसको भेजा गया था? तो अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। लेकिन जब सुसीम से कुछ नहीं हुआ तब किसको भेजा गया था? तो छोटे पुत्र अशोक को भेजा गया था और फाइनली अशोक ने इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया था। आगे बताना बिंदुसार के समय आए यूनानी राजदूत का नाम क्या था? तो क्या नाम था? डायमेकस था, डायमेकस। आगे बताना है बिंदुसार की माता दुर्धरा किसकी पुत्री थी? तो घनानंद की पुत्री थी। बिंदुसार की माता जो थी दुर्धरा, दुर्धरा किसकी पुत्री थी? घनानंद की पुत्री थी। और घनानंद का हत्या किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसकी बेटी से शादी किया था दुर्धरा से। आगे बताना है कि बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री पूछा जाए या फिर बिंदुसार का प्रधानमंत्री पूछा जाए, दोनों का प्रधानमंत्री चाणक्य ही हो जाएगा, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। आगे बताना है कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना था? उसका छोटा पुत्र अशोक बना था, जो कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का शासक बना था। आगे बताना है कि अशोक का जन्म कब हुआ था? तो अशोक का जन्म हुआ था 304 BC में। अशोक का जन्म 304 BC में हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे बताना है कि अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। आगे बताना है कि अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी, सुभद्रांगी नाम था। अशोक की माता का क्या नाम था? सुभद्रांगी था। आगे बताना है कि अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो अशोक जो है मगध की गद्दी पर 269 BC में बैठा था। कब बैठा था? 269 BC में बैठा था। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 269 BC में। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे बताना है अशोक राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। अशोक राजगद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। आगे बताना है अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 BC में, 261 BC में किया था। आगे बताना है कि कलिंग आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। आगे बताना है कि ये जो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पर है? तो ये है उड़ीसा में है, उड़ीसा में। आगे बताना है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है? तो किसे मिलता है? मास्की के गुर्जरा अभिलेख में, मास्की के गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। आगे बताना है पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। आगे बताना इतिहास में किसका उपनाम देवनाम प्रियदर्शी था? किसका था? अशोक का। अशोक का इतिहास में नाम क्या था? देवनाम प्रियदर्शी था। आगे बताना है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? तो उपगुप्त ने दिया था, उपगुप्त ने। आगे बताना कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए
अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। आगे बताना है कि अशोक के काल में बौद्ध धर्म की कौन सी संगीति हुई थी? तो अशोक के काल में बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, और द्वितीय बौद्ध संगीति कैलाशोक के शासनकाल में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुआ था। आगे बताना कि तीसरी बौद्ध संगीति कब हुआ था? 255 BC में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो अशोक के समय में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे बताना है भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया था। आगे बताना है कि अशोक के शिलालेख की खोज कब किया गया था? तो 1750 ईस्वी में किया था। किसने किया था? टी फैंथेलर ने किया था। आगे बताना है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने और समझने की सफलता सर्वप्रथम किसको मिली थी? तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। जेम्स प्रिंसेप को कब मिला था? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में मिला था। आगे बताना है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। आगे बताना है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध की वर्णन किया गया? कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में किया गया। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। आगे बताना है अशोक के तीर्थ यात्रा की चर्चा किस अभिलेख में किया गया है? तो अशोक के तीर्थ यात्रा की चर्चा 7वां अभिलेख में किया गया है। आगे बताना है अशोक ने कुल कितने स्तूप का निर्माण करवाए थे? तो अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। कितना करवाया था? 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। आगे बताना है कि अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान किया गया था? तो अशोक का पुत्र कौन था? दशरथ था। एक अशोक का एक पुत्र था दशरथ था, जिसने कि आजीविकों को रहने के लिए गुफा कहाँ पे बनवाया था? तो नागार्जुन गुफा बनवाया था। आगे बताना है किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी के अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। आगे बताना है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुमनदेई स्तंभ लेख। आगे बताना है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक ने। आगे बताना है सांची का स्तूप कहाँ पर है स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, MP में। आगे बताना है अशोक के गुरु का नाम क्या था? तो अशोक के गुरु का नाम था मौग्लीपुतनिश था। आगे बताना है अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के शिलालेख में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया। प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे बताना है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था? तो मगधी भाषा का प्रयोग किया था। आगे बताना है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख में किस लिपि में लिखे गए? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो वो किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया, ब्राह्मणी लिपि में। आगे बताना है अशोक चक्र को कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था अशोक चक्र को? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिस दिन के संविधान लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही अशोक चक्र को अपनाया गया था। आगे बताना है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था? तो कौन थे वो? अशोक थे। तो सिर्फ अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या नहीं किए थे, अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक मगध की गद्दी पे बैठे थे। आगे बताना है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने किस शिलालेख में बताया था कि मनुष्य, जितने भी मनुष्य सारे मेरे बच्चे हैं? किस में बताया गया? प्रथम पृथक शिलालेख में। आगे बताना है किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया था? किस में बताया था? भब्रू स्तंभ में बताया था। बताना है कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था।
और पुष्यमित शुंग जो थे ये किस धर्म के किस जाति के थे? ये ब्राह्मण जाति के थे। पुष्यमित शुंग ब्राह्मण जाति के थे। शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? पुष्यमित शुंग ने किया था। और पुष्यमित शुंग क्या थे? किस जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। आगे बताना, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी विदिशा हुआ करती थी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थे? विदिशा थी। आगे बताना है, पुष्यमित शुंग ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो पुष्यमित शुंग ने टोटल 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। किसके नेतृत्व में किया था? पतंजलि के नेतृत्व में किया था। पुष्यमित शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। किसके नेतृत्व में? पतंजलि के नेतृत्व में किया था। आगे बताना है कि भारूत स्तूप का निर्माण किसने किया था? भारूत स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो भारूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित शुंग ने किया था। भारूत स्तूप का निर्माण किसने किया था? पुष्यमित शुंग ने किया था। आगे बताना है, पुष्यमित शुंग ने कितने वर्षों पर मगध की गद्दी पर शासन किया था? तो पुष्यमित शुंग ने मगध की गद्दी पर टोटल 36 वर्षों तक शासन किया था। आगे बताना है कि शुंग वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक चला था? तो शुंग वंश का शासनकाल टोटल 112 वर्षों तक चला था। 112 वर्षों तक। कब से कब तक? तो 185 BC से 73 BC तक चला था। आगे बताना है कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। आगे बताना है, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने किया था? और कर्ण वंश की स्थापना किया था? तो वासुदेव ने। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कन्न वंश की स्थापना किया था। किसने किया था कन्न वंश की स्थापना? तो वासुदेव ने किया था। आगे बताना है कि कन्न वंश के संस्थापक कौन हुए थे? तो कन्न वंश के संस्थापक कौन हुए? वसुदेव हुए। वासुदेव ने किसकी हत्या करके कन्न वंश की स्थापना किया था? तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कन्न वंश की स्थापना किया था। आगे बताना है कि कन्न वंश का अंतिम शासक कौन था? कन्न वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा था। कन्न वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। देवभूति। आगे बताना है, शातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? शातवाहन वंश पूछा जाए या फिर आंध्र शातवाहन वंश पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? शिमुख हो जाएगा। शिमुख। आगे बताना है कि सुशर्मा की हत्या किसने किया था? सुशर्मा की हत्या किया था शिमुख ने। देखिए सुशर्मा। कन्नव वंश का अंतिम शासक कौन है? कन्नव वंश का अंतिम शासक है सुशर्मा। कन्नव वंश का अंतिम शासक है सुशर्मा। और सुशर्मा का हत्या किसने किया था? सुशर्मा का हत्या शिमुख। सुशर्मा का हत्या शिमुख ने करके शातवाहन वंश की स्थापना किया था। आगे बताना है कि शातवाहन वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? शातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान हुआ करता था। प्रतिष्ठान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे पूछा जाएगा? तो गोदावरी नदी के किनारे। आगे बताना है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा थी प्राकृतिक। सातवाहनों यानी आंध्र सातवाहनों की भाषा क्या थी? प्राकृतिक है। आगे बताना है कि सातवाहनों की राजकीय लिपि क्या था? सातवाहनों की राजकीय लिपि था ब्राह्मणी लिपि था। आंध्र सातवाहनों की राजकीय लिपि क्या था? तो ब्राह्मणी लिपि था। आगे बताना है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किस वंश के शासकों ने किया था? तो आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। आगे बताना है कि सातवाहन वंश के किस राजा का नाम सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है? तो किस राजा का है? सातकर्णी प्रथम राजा जो है इसका सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार पर नाम लिखा गया है। आगे बताना है कि सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? सातवाहन वंश का अंतिम शासक पूछा जाए या फिर आंध्र सातवाहन वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो विजय हो जाएगा। विजय। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? विजय था। आगे बताना है कि शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलवाया था? तो शीशे का सिक्का आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने चलवाया था। किसने चलवाया था? आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने चलवाया था शीशे का सिक्का। आगे बताना है किस वंश के राजा अपने नाम के आगे माता का नाम लिखते थे? तो आंध्र सातवाहन वंश जो थे ये मातृसत्तात्मक थे। तो आंध्र सातवाहन वंश के जो भी मनुष्य होते थे वो अपने नाम के आगे अपने माता का नाम लिखते थे, क्योंकि उस समय क्या थे
मातृसत्तात्मक थे। अभी क्या अभी क्या चल रहा है, पितृसत्तात्मक चल रहा है। अभी अगर यदि किसी से पूछा जाता है कि आप किसके पुत्र हैं, तो आप अक्सर आप अपने पिता का नाम बताइएगा पहले। तो उसी तरह ये अभी क्या चल रहा है, पितृसत्तात्मक, मतलब पिता का नाम चलता है, पितृसत्तात्मक। लेकिन सातवाहन वंश के समय क्या चल रहा था, मातृसत्तात्मक, मतलब माता का नाम चलता था उस समय। आगे बताना है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ था, प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान कहाँ पर था, महाराष्ट्र में। और प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के किनारे। आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ है, प्रतिष्ठान। और प्रतिष्ठान कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे बताना है कि प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर बसा हुआ है, किस नदी के तट पर है, गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए फिर से बताना है कि शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, पुष्यमित शुंग ने किया था। और पुष्यमित शुंग क्या थे, एक ब्राह्मण जाति के थे। आगे बताना है शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, शुंग वंश की राजधानी विदिशा हुआ करता था। शुंग वंश की राजधानी कहाँ था, विदिशा था, विदिशा। आगे बताना है पुष्यमित शुंग ने कितने बार अश्वमेध यज्ञ किया था, कितने बार किया था, टोटल 2 बार किया था। किसके नेतृत्व में किया था, पतंजलि के नेतृत्व में किया था। भरूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित शुंग ने करवाया था। और पुष्यमित शुंग ने मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया था, टोटल 32 वर्षों तक शासन किया था, 32 वर्षों तक शासन किया था। आगे बताना शुंग वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक चला था, 112 वर्षों तक चला था। 185 BC से 73 BC तक चला था। और शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, देवभूति थे, देवभूति। और शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया, कन्नव वंश का आया। और कन्नव वंश के संस्थापक कौन थे, वसुदेव थे। वसुदेव ने किसकी हत्या किया था, देवभूति की हत्या किया था। देवभूति की हत्या करके कन्नव वंश की स्थापना किया था। और कन्नव वंश के बाद कौन आया था, आंध्र सातवाहन वंश। मगध की गद्दी पर टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा है, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नव वंश और सातवाहन वंश, यानी आंध्र सातवाहन वंश। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, हसीन मशुक शाह, हसीन मशुक शाह। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश,